बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो ये लैब का जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट काउंट के हवाले से। आप पहले आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट के हवाले से कर चुके हैं। थोड़ा सा मिलता जुलता सा मैकेनिज्म है क्योंकि सेम इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड में डिफरेंस है, तो उसके लिए हम इसको दोबारा से करेंगे आज। बेसिकली जो आपका जो जो एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जेक्ट है उसका, वो है टू डिटरमिन द प्लेटलेट काउंट इन द गिवन सैंपल ऑफ ब्लड। अच्छा, इसके लिए आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बेसिकली न्यूबार चेम्बर है, वॉलंटियर चाहिए, ऑब्वियसली आरबीसी पिपेट नहीं चाहिए, डब्ल्यूबीसी पिपेट चाहिए। प्लीज मेक श्योर इसको करेक्ट कर लें, ये मैं भी करेक्ट करके दे दूंगी आपको। डब्ल्यूबीसी पिपेट की जरूरत है, लैंसेट, स्पिरिट स्वाब, कवर स्लिप, प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए होता है, मॉइस्ट कॉटन, उसके साथ में पेट्री डिश चाहिए होती है। अच्छा जी, प्लेटलेट्स बेसिकली आपको मालूम है कि जो हमारे पास जो ब्लड के अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, हम पहले भी इस पे काफी दफा डिस्कस कर चुके कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड, वी हैव थ्री काइंड ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ब्लड. One is RBC, we have talked about it. WBCs, we have talked about it. And now the third component of the formed elements is platelets. प्लेटलेट्स भी ब्लड की तरह जो है, वो आरबीसी की तरह जो है वो न्यूक्लिएटेड सेल्यूलर कंपोनेंट होता है। बेसिकली इट्स नॉट अ कंप्लीट सेल, फ्रैगमेंटेशन होती है। एक बड़े सेल की फ्रैगमेंटेशन से प्लेटलेट्स बनते हैं। किस तरह बनते हैं अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, काम इसका जो है वो क्या है कि वो बेसिकली आपको कोगुलेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें कंट्रीब्यूशन देता है इनिशियली। और अगर आपके किसी कोई जख्म हो जाए तो उसके अंदर जो इनिशियल जो प्लग बनता है, जो ब्लीडिंग रोकने का काम करता है, वो बेसिकली प्लेटलेट्स की का फंक्शन है। और प्लेटलेट्स के इस फंक्शन को हम अच्छा खासा थ्योरी के हवाले से डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो वो वाली वीडियो जो है वो दोबारा भी देख सकते हैं कि जिसमें प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन के हवाले से हमने बात की थी। होता क्या है बेसिकली कि हीमोस्टेसिस का जो फंक्शन है वो मेंटेन हो रहा होता है हमारी बॉडी में प्लेटलेट के थ्रू। अगर प्लेटलेट्स मौजूद ना हो तो हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है जो कमी की वजह से, दैट इज योर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इट्स 1,50,000 to 4,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट, ठीक है जी। प्लेटलेट्स दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म होती है। आपको मालूम है उसके हवाले से कि एक्टिव फॉर्म जो होती है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो इनएक्टिव फॉर्म जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। जबकि एक्टिव फॉर्म जो है वो बेसिकली सूडोपोड्स के साथ एक एक्टिव पल्सेटिंग सेल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और इसके अलावा जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके अंदर मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं जो पाए जाते हैं उनमें एडीपी है, ठीक है। उसके अलावा फैक्टर 2 पाया जाता है इसके अंदर। उसके अलावा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है व्हेन क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज टेकिंग प्लेस। इसके अलावा फिर जो थ्रोम्बोक्सिन पाया जाता है जो कि डिफरेंट मजीद प्लेटलेट्स की रिक्रूटमेंट का काम करता है एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग। अगर एक प्लेटलेट एक्टिवेट हो गया है तो वो ढेर सारा थ्रोम्बोक्सिन, हम कहते हैं ना कि भाई अगर से फॉर एग्जांपल एक सेल एक्टिवेट हो भी गया तो बाकी के सेल्स को कैसे पता चल रहा है कि जी ब्लीडिंग हो रही है और उनको एक्टिवेट होकर यहाँ पे प्लग बनाना है। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट होता है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करता है, और उस थ्रोम्बोक्सिन A2 के रिलीज होने के नतीजे में जो आपके फर्दर जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट होते जाते हैं और फिर आके कंट्रीब्यूट करते जाते हैं। प्लेटलेट एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है और वो है आपकी क्लॉटिंग कैस्केड के लिए सरफेस प्रोवाइड करना। बेसिकली अगर आप देखें तो आपका जो क्लॉटिंग कैस्केड है उसके प्रोटीन्स लिवर में बनते हैं, सर्कुलेशन में मुस्तकिल मूव करते रहते हैं, लेकिन वो हर जगह कोगुलेशन नहीं करते फिरते, ठीक है। वजह उसकी क्या है कि अगर वो हर जगह कोगुलेशन करना शुरू कर देंगे तो आपकी तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करेगा ही नहीं और वो कंटिन्यूसली जो है वो क्लॉट्स बनते चले जाएंगे, जो कि इधर उधर जाके सेटल डाउन हो सकते हैं। और उनके सेटल होने के नतीजे में क्या होगा कि आपके जो है बॉडी में जगह जगह पे कोगुलेशंस हो जाएंगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जो कि बहुत सारी बीमारियों का रीजन बन सकता है, ठीक है। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए ये जो क्लॉटिंग सर्कुलेटिंग क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, दे नीड सम सरफेस टू एक्ट ऑन, ठीक है। तो दैट सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स के सरफेस पे एक बाइंडिंग प्रोटीन आके लगता है। उसके साथ उसकी जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो एक्टिवेटेड एंजाइम्स होते हैं, वो आके लगते हैं सरफेस के ऊपर, प्लेटलेट की सरफेस के वेरी ऑन द वेरी सरफेस ऑफ द प्लेटलेट, विच एक्टिवेटेड प्लेटलेट हैज स्टॉप्ड द ब्लीडिंग, दैट हैज मेड अ प्लेटलेट प्लग। उसके सरफेस के ऊपर ये सारा काम हो रहा होता है, क्योंकि क्या चाहिए
बेसिकली क्लॉटिंग कैस्केड के नतीजे में आपको मिलता है फिब्रिन के थ्रेड्स। अच्छा, अब ये जो फिब्रिन के थ्रेड्स हैं ये क्या करते हैं, जो इनिशियल प्लेटलेट प्लग बना है उसको मजबूत करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एक फिब्रिनस मैशवर्क बनाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि उसके अंदर फिर जाके आरबीसी फंस जाते हैं और फर्दर जो है वो ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। आपने नोट किया होगा जख्म होता है, जख्म होने के बाद अगर थोड़ी देर तक, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द इंजरी या वूंड, आपने नोट किया होगा कि कुछ देर ब्लीडिंग आप दबा के प्रेशर देके रखते हैं, ब्लीडिंग रुक जाती है, ठीक है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अगर आपने उस एरिया को मूव कर दिया या आपने ग्रेविटी की तरफ उसका मूव कर दिया, मतलब उसको करीब, ग्रेविटी के करीब कर दिया, तो ब्लीडिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। तो आपने नोट किया होगा घर में भी सब कहते हैं कि हाथ को ऊपर की तरफ करके रखो, हाथ को या जो भी जगह है उसको ऊपर, नाक से ब्लीडिंग होती है तो सर को ऊपर की तरफ करने को कहा जाता है, यानी सर को बैक की तरफ ले जाओ और नोज को ऊपर की तरफ कर दें, ताकि जितना कम ग्रेविटेशनल पुल आएगा उतना ब्लीडिंग ना होने के चांसेस है। अब ये जो ब्लीडिंग हुई उसके बाद रुकी और उसके बाद फौरन दोबारा से शुरू हुई किसी भी ग्रेविटेशनल पुल से, वो उसकी वजह क्या होती है कि आपके प्लेटलेट का सिर्फ इनिशियल प्लग बना है, जो कि बहुत वीक प्लग होता है, जो कि जस्ट ब्लड वेसल के ऊपर आया होता है, ठीक है। अभी उसके अंदर फिब्रिन की फॉर्मेशन नहीं शुरू हुई। अब फिब्रिन की थ्रेड्स जब तक नहीं आएंगे, प्लेटलेट्स को आपस में बांधेंगे नहीं। आप इसको एक आसान एग्जांपल के तौर पे ये ले लो कि आपने 8-10 बॉल्स लिए हैं और उनको आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब वो बॉल्स अगर आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, तो पहली चीज तो ये कि अगर कोई तेज सी आप हवा भी मारेंगे तो वो बॉल्स गिर जाएंगे, ठीक है। बॉल्स को अपनी जगह पे इन प्लेस रखने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, द सिंपलेस्ट वे इज टू टाई देम विद द स्ट्रिंग, ठीक है जी। बॉल्स के दरमियान में स्ट्रिंग आ जाएगी, वो बॉल को पकड़ लेगी, फिर एक से दूसरे बॉल को पकड़ लेगी, और इस तरह से वो जो पूरा जो बॉलों का जो एक ग्रुप आप बनाना चाह रहे हो, उनको आप थ्रेड से बांध दो तो वो एक दूसरे के साथ फिक्स्ड हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही काम आपका फिब्रिन थ्रेड कर रहा होता है, क्योंकि थ्रेड है तो वो बेसिकली प्लेटलेट्स को आपस में बांध रहा होता है। जब वो मजबूत, तो उसके नतीजे में जब वो टाइट करके प्लेटलेट्स को एक दूसरे के करीब करके बाउंड कर देता है, तो that basically causes the plug to get hardened, ठीक है। तो ये एक टाइम आता है कि आप अगर अपना हाथ तेजी से मूव भी कर रहे हैं और आपका अच्छा खासा जख्म भी है, तो ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि उसके ऊपर फिब्रिन थ्रेड्स ने आके प्लग को मजबूत कर दिया होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो प्लेटलेट्स हैं ये दो काम करते हैं कि इनिशियली क्या कहते हैं, आपका प्लग बनाना, जो वीक प्लग बनना वो, और फिर अपने एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर वो फिब्रिन के थ्रेड्स बनते हैं, और वो फिब्रिन के थ्रेड्स जो हैं वो प्लेटलेट्स को मजबूत करते हैं। तो बेसिकली दिस इज व्हाट हीमोस्टैटिक प्लग इज, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं? आपको लास्ट टाइम मैंने एक अगर फिगर आपको याद हो डब्ल्यूबीसी काउंट की उसमें दिखाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शुरू में ही प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो माइलोइड स्टेम सेल्स एंड मेगा कैरियोब्लास्ट की तरफ एक सेल की एक्टिविटी चली जाती है, और बाकी के जो सेल्स हैं वो एक तरफ रह जाते हैं। लेट मी सी इफ दैट पिक्चर स्टिल एग्जिस्ट। मैं आपको फिर वो दिखा देती हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा सा। ये देखिए जी, ये जो पिक्चर है जो मैं आपसे बात कर रही थी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आप लोग को याद होगा बहुत अच्छी तरह से कि इसके हवाले से हमने काफी डिस्कशन जो था वो डब्ल्यूबीसी काउंट के हवाले के जो लेक्चर था उसके अंदर किया था। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात करें कि देखिए जी, माइलोब्लास्ट है, जेनेसिस ऑफ माइलोसाइट्स इज टेकिंग प्लेस। माइलोब्लास्ट सेल्स जो हैं जीएमसीएसएफ के नतीजे में ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के नतीजे में ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट्स की तरफ लेकर जाता है माइलोब्लास्ट को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कुछ सेल्स जो हैं वो डेविएट कर जाते हैं टू फॉर्म मेगाकैरियोसाइट्स। नाउ दीज मेगाकैरियोसाइट्स बेसिकली अंडरगो द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट फॉर्मेशन, जिसके लिए आपको जो मैं ये जो पिक्चर अभी थोड़ी देर पहले दिखा रही थी उसमें हम वापस अगर आते हैं तो आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए जी, माइलोइड स्टेम सेल्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो आपको जरा बेहतर तरीके से ये नजर आएगा। देखिए जी, माइलोइड स्टेम सेल से मेगा कैरियोब्लास्ट, और मेगा कैरियोब्लास्ट जो हैं वो फिर आगे बन जाते हैं मेगा कैरियोसाइट्स में। ये मेगा कैरियोसाइट्स की देखिए आप प्लेटलेट की जो एक्सटेंशंस बन रही होती हैं, ये देखें, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बन रही हैं, और ये एक्सटेंशंस जो हैं वो आगे जाके प्लेटलेट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और ये प्लेटलेट्स जो हैं वो फिर सर्कुलेशन में चले जाते हैं। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस
and this process basically takes place under the influence of the enzyme, हार्मोन भी कह सकते हैं, एंजाइम भी कह सकते हैं, दैट इज योर थ्रोम्बोपोइटिन। ठीक है जी। थ्रोम्बोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है? लिवर से रिलीज होता है। एंड यूजुअली कहा ये जाता है कि अगर क्रॉनिक लिवर डिजीज है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस है या सिरोसिस ऑफ लिवर है, इन तमाम कंडीशंस के अंदर या फिर कोई और ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसके नतीजे में लिवर जो अपना फंक्शन करना बंद कर दे, उस सूरत के अंदर जो है ये प्लेटलेट की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। या कोई ऐसा कोई इन्फेक्शन जो कि प्लेटलेट्स को डायरेक्टली हिट करके और उनकी जो क्वांटिटी है उसको कम करना शुरू कर दे, या बोन मैरो डिप्रेशन कॉज कर दे जिसके नतीजे में मेगाकैरियोब्लास्ट बनना ही बंद हो जाए। इन तमाम कंडीशंस के अंदर जो है आपके पास जो है वो प्लेटलेट की डेफिशिएंसी आती है, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली प्लेटलेट का दूसरा नाम है। तो उसके नतीजे में जो डिजीजेस बनती हैं वो क्या बनती हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस इज व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन 4,50,000। अभी एक जगह पे मैं पढ़ रही थी कि अगर तो 10 लाख से अबव चले जाएं तो दैट इज अ कैंसरस कंडीशन। ठीक है जी। तो जो कैंसरस थ्रोम्बोसाइटोसिस है वो हो जाती है अगर आपके प्लेटलेट काउंट जो है वो 10 लाख से अबव चले जाए। लेकिन अगर 4,50,000 से अबव भी जा रहे हैं तो आप उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहेंगे। हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर आफ्टर सर्टेन इन्फेक्शंस, मेजर सर्जरी और ट्रॉमास, एलर्जिक रिएक्शंस, कैंसर्स, ड्रग इंड्यूस, क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया के अंदर और पॉलीसाइथेमिया वीरा के अंदर, ये तमाम कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर आपको थ्रोम्बोसाइटोसिस मिल सकता है। प्लेटलेट्स लेस देन 150,000 इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। 150,000 से मुराद क्या है कि आपके जो किसी भी वजह से प्लेटलेट्स का ब्रेकडाउन बढ़ गया है या प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो रुक गया है, दोनों चीजें हो सकती हैं जिसके नतीजे में आपकी जो प्लेटलेट्स हैं उनकी काउंट गिरनी शुरू हो गई है। अभी बहुत ही कॉमन चीज है आजकल, इसको जो पॉलिटिकली भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन जो बेसिक रीजन है वो उसमें जो हम आजकल जो बहुत कॉमन रीजन है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट का मसला आ रहा है, एंड दैट इज योर डेंगू फीवर। ठीक है जी। उसमें भी जो है वो क्या होता है, इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं इन्फेक्शंस के अलावा जिनके अंदर जैसे बोन मैरो जो है वो डिप्रेशन हो गया है बहुत ज्यादा मर्तबा। अगर जनरलाइज बोन मैरो डिप्रेशन है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको कंबाइन मिल रहा होता है बाय ल्यूकोसाइटोपिनिया प्लस एनीमिया। तो इन तीनों चीजों के साथ एक कंबाइंड जो बोन मैरो डिप्रेशन है वो भी आपको आ रहा होता है। इंडिविजुअली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है। कीमोथेरेपी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, लिवर की कोई भी कंडीशन हो जिसके अंदर लिवर की फंक्शनैलिटी अफेक्ट होना शुरू हो गई हो, उस सूरत में जो है वो आपके प्लेटलेट काउंट है वो काफी कम हो जाता है क्योंकि थ्रोम्बोपोइटिन की रिलीज नहीं हो रही होती। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये जिनकी वजह से, और खुसूसियत से जहाँ पे एक्टिव बोन मैरो हमारे पास ओल्ड एज के अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत ही कम एरियाज रह जाते हैं जहाँ पे आपका एक्टिव बोन मैरो मौजूद होता है। बर्थ के टाइम पे तो बहुत ज्यादा पूरी जो जितना भी बोन होता है, जितनी भी बोन होती है उसके अंदर जितना भी मैरो होता है वो सारा का सारा जो है वो ब्लड सेल्स फॉर्म कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और जैसे जैसे 40 क्रॉस करते जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट में बोन मैरो रह जाता है जो कि एक्टिव बोन मैरो कहलाता है, ब्लड फॉर्मिंग बोन मैरो कहलाता है। तो उसके अंदर फिर अगर उससे करीब तरीन कहीं पे रेडियोथेरेपी हुई है या ऑल टुगेदर कीमोथेरेपी हुई है या किसी भी किस्म के एंटीबायोटिक्स की अनकंट्रोल्ड बॉडी के अंदर आपने इंट्रोडक्शन कराया, ये वो कंडीशंस होती हैं जो फिर बोन मैरो डिप्रेशन कराती हैं। और उस बोन मैरो डिप्रेशन में इन एडिशन टू ल्यूकोसाइटोपिनिया एंड एनीमिया आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिल रहा होता है। कहानी वही है, दोनों में सिम्टम्स ऑब्वियसली यही आएंगे कि आपके पास जो है वो ब्लीडिंग हो रही होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इवन कैंसर के पेशेंट्स में यहाँ तक भी हुआ है कि आपको जो है वो ब्लीडिंग आईज में भी मिल रही होती है। देखो नोज की ब्लीडिंग हमने सुनी है, दांतों में ब्लीडिंग हो रही होती है, बिल्कुल हो रही होती है। दांतों की ब्लीडिंग एज सच जो है वो गम्स की किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी हो सकती है, तो आप उसको रूल आउट कर सकते हैं कि भाई हाँ जी प्लेटलेट्स का इतना कोई खास मसला नहीं होगा, गम्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो रही है, टार जम गया है उसके नतीजे में कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन when you are talking about the bleeding of eyes, when there is no obvious
कॉज ऑफ इंजरी प्रेजेंट, और उसके बाद आपको मालूम है कि जी पेशेंट को कीमोथेरेपी हो रही है, तो या इसने अभी पिछले ही दिनों कोई जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीबायोटिक का कोर्स कराया है और उसके बाद ब्लीडिंग होती है, तो फिर आप जो है इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की तरफ लेके जा सकते हैं। आइस की ब्लीडिंग बड़ी खतरनाक हो जाती है और ये फिर एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं यूजुअली वो क्या है कि जी आपके पास पेटिकिया बन सकते हैं, मैंने आपको बताया था पेटिकिया क्या होते हैं, वेरी स्मॉल ब्लीडिंग स्पॉट्स जो कि आपकी स्किन पे अंडरनीथ द स्किन जमा हो जाते हैं, उसको आप पेटिकिया कहते हैं। उसकी कुछ मेजरमेंट है वो आप याद कर लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूजिंग बहुत आराम से हो जाती है, हल्का सा भी चलते चलते आप टच हो गया और उसके बाद पता चला 2 दिन के बाद आपके जो है वो जिस्म के ऊपर एक बड़ा सारा नील पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो काफी ज्यादा होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर। थ्रोम्बोसाइटोसिस अगर हो रही है तो ऑब्वियसली क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा मिल रही होती हैं। अगर हम प्लेट after that when we are talking about the theory of the practical, अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर के ऊपर। प्रिंसिपल क्या है कि जी होल ब्लड को जो है आप अमोनियम ऑक्सिलेट सॉल्यूशन के साथ लाइज करते हैं, एरिथ्रोसाइट्स ब्रेक हो जाती हैं, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज बचते हैं जिनको आपने चेक करना होता है। डब्ल्यूबीसीज क्योंकि इतनी कम तादाद में होते हैं और इतने बड़े होते हैं प्लेटलेट के मुकाबले में कि आप बहुत इजीली उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम योर प्लेटलेट्स, और इस वजह से जो है आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। प्लेटलेट का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो अमोनियम ऑक्सिलेट अलोंग विद फॉस्फेट बफर, आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जो यानी आप उसकी जो बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके हवाले से अगर बात करें तो डाइल्यूशन एडिक्वेट होता है। चूंकि लाखों में प्लेटलेट काउंट होते हैं, एडिक्वेट डाइल्यूशन नहीं होगी तो आप उसको काउंट नहीं कर सकेंगे। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट डाइल्यूशन फॉर प्रॉपर काउंटिंग। आरबीसीज को लाइज कर देते हैं क्योंकि आरबीसीज अगर होंगे तो आप फिर प्लेटलेट्स कैसे काउंट करेंगे, आरबीसीज ही से पूरा भरा हुआ होगा। तो आरबीसीज की लाइसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो उसकी वजह से जो है वो आपके प्लेटलेट काउंट में आसानी हो जाती है। उसके अलावा फिर जो तीसरी चीज है वो ये है कि स्टेनिंग, स्लाइड से स्टेन आता है उसके अंदर, तो वो स्लाइड से स्टेनिंग कर देता है जिसके नतीजे में प्लेटलेट्स थोड़े से चमकीले से हो जाते हैं और फिर विजिबल हो जाते हैं। प्लेटलेट्स को क्लम्प होने से भी बचाता है। कभी कभी ये होता है कि अगर आपने प्रॉपर डाइल्यूशन का जो फ्लूइड है वो मिक्स नहीं किया है तो आपको जो है वो मोटे मोटे से चमकीले क्लम्प्स दिखाई दे रहे होते हैं जो ऑब्वियसली के प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए। अब आप उनको काउंट कैसे करेंगे, तो आपकी जो रीडिंग है वो खराब हो जाती है, स्लाइड दोबारा बनानी पड़ती है। जो प्रोसीजर है वो आपको मालूम है, इसके लिए एक वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छा जी, इसके अंदर अच्छा जी, अब आप इसके अंदर जो है, ओ सॉरी ये गड़बड़ हो गई, एक मिनट। ऑलराइट, अभी हम इसको बड़ा करते हैं। ये देखिए आपने इसमें करना क्या है बेसिकली, हीमोसाइटोमीटर यहाँ से लेके चलें इसको थोड़ा सा पीछे से। अच्छा जी, आपने पहले जो है आपका जो काउंटिंग चेम्बर है उसको साफ सुथरा कर लेना है, ड्राई करना है, उसकी कवर स्लिप को भी साफ करना है और जो इसका जो काउंटिंग चेम्बर है उसको भी अच्छी तरह से साफ करना है। उसके बाद फिर आप कवर स्लिप इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये इन्होंने चार्ज करने का डायरेक्ट तरीका बताया है, तरीका ऑब्वियसली वही है जो हम पहले कर चुके हैं कि आपने एसेप्टिक मेजर्स लेना है, उसके बाद फिर उंगली की जो टिप है उसको थोड़ा सा वो बना के थोड़ा सा मोटा करके और फिर उसके अंदर जो है वो आपने प्रिक करना है। प्रिक करने के बाद ब्लड का ड्रॉप बन जाएगा जो कि हम पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं। उस ड्रॉप को जो है आपने 0.5 माइक्रोलीटर तक जो है वो डब्ल्यूबीसी की पिपेट के अंदर ले लेना है। डब्ल्यूबीसी की पिपेट में लेने के बाद फिर जो बाकी का जो डाइल्यूशन का जो फ्लूइड है उसको आपने 11 के मार्क तक फिल कर लेना है और उसको जो है वो 5 से 7 मिनट तक जो है उसको मिक्स
करके मिक्स करके रख देना है आपकी पिपेट के अंदर, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपने उसको आरबीसी की लाइसिस का टाइम देना है। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए आपने पिपेट में छोड़ दिया। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट जैसे अभी ये बताया कि चार्ज करेंगे, कवर स्लिप लगाई, उसके बाद आपने उसको चार्ज कर दिया। ये दोबारा से देख लें चार्ज करने का प्रोसीजर क्या होता है। आपने पिपेट लेके जो है वो साइड पे रखते हैं कवर स्लिप और इसके दरमियान में, और ये आराम से जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो फ्लूइड जो है वो कवर स्लिप के नीचे चला जाता है। लेकिन प्लीज माइंड यू वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वट एवर इज प्रेजेंट इन द दिस ट्यूब ऑफ द पिपेट, उसको आपने डिस्कार्ड करना है। जो शुरू के 7-8 ड्रॉप्स हैं जो इस सोल्यूशन के, वो आपने डिस्कार्ड करने, ताकि आपके पास जो बल्ब के अंदर जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है वो आ जाए। ठीक है जी, तो 7-8 ड्रॉप्स डिस्कार्ड कर देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। उसके बाद फिर ये एक ड्रॉप जो है उसको आप चार्ज कर देंगे। चार्ज करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि बाकी और किसी टेस्ट के लिए जरूरी नहीं है, वो क्या है कि आपने पेट्री डिश के अंदर मॉइस्ट कॉटन रखनी है, या थोड़ा सा गीला करके टिश्यू पेपर रख लें। लेकिन टिश्यू पेपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, कॉटन को आपने मॉइस्ट किया डिस्टिल्ड वाटर के साथ और वो आपने रख दी। और रखने के बाद आपने इसको पेट्री डिश को कवर करके पेट्री डिश को कवर करके रख देना है 30 मिनट्स टू 1 आवर के लिए। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने आरबीसी काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट में नहीं की हुई होती, क्योंकि आरबीसी काउंट में आप फॉरन चार्ज करते हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम देते हैं ताकि आरबीसी सेटल हो जाए, क्योंकि अगर आप उसको फॉरन माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो आपको आरबीसी मूव करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो उनको सेटल होने के लिए आप 2 से 3 मिनट देते हैं और उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू कर देते हैं। डब्ल्यूबीसी के साथ भी यही है कि मैक्सिमम 5 मिनट रखेंगे, डब्ल्यूबीसी सेटल हो जाएंगे, क्योंकि बड़े सेल्स हैं, हैवियर मॉलिक्यूल है, तो वो जल्दी सेटल हो जाता है। प्लेटलेट क्योंकि पूरा सेल है ही नहीं ना, तो बिल्कुल छोटे छोटे से बेसिकली ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। प्लेटलेट्स मूव करते ही रहते हैं। ठीक है, थोड़ी भी उसको हवा लगेगी वो फिर मूव करना शुरू कर देंगे। आपने उसको पहले स्क्वायर में काउंट करके रखा था, वो अगले स्क्वायर में फिर आपको काउंट करने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीजों से अवॉइड करने का जो आसान तरीन तरीका है वो क्या है कि जी आप प्लेटलेट्स को सेटल होने दें। कम से कम आधा घंटा लगता है, और आधे से 1 घंटे तक आप आराम से इसको सेटल होने के लिए पेट्री डिश में छोड़ सकते हैं। जब ये सेटल हो जाएंगे उसके बाद 1 घंटे के बाद आप उसको माउंट करके और फिर आप उसकी जो है वो क्या मतलब रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको पेट्री डिश में 30 मिनट्स से लेके 1 आवर तक के लिए छोड़ देना है। लेकिन ड्राई होने से पहले पहले आपने इसकी काउंटिंग शुरू कर देनी है। चेंबर ड्राई नहीं होना चाहिए। आप उसको विजुअलाइज करते रहे कि चेंबर में फ्लूइडिटी मौजूद है। अगर ड्राई होता हुआ फील हो रहा है तो उसके बाद आप फौरन काउंट कर लीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद फिर माइक्रोस्कोप में लगाया, पहले आप 10 के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे और उसके बाद फिर 40 टाइम्स की मैग्निफिकेशन पे काउंटिंग करेंगे। लाइट थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है, वो ऐसी जगह जहां पे आपको प्लेटलेट्स चमकते हुए बिल्कुल नजर आने शुरू हो जाए, उस जगह पे अपने उसको ये अच्छा, ये जो स्लाइड अभी इस वक्त दिखाई जा रही है, ये आरबीसीज के साथ प्लेटलेट्स नजर आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्लेटलेट्स और आरबीसीज का साइज में कितना डिफरेंस है। ठीक है जी, क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटलेट्स अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपने वो उसको दोबारा से फिल करना होगा, क्योंकि वो फिर आपने प्रॉपर तरीके से काम किया ही नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस शक्ल को याद रखें। ये इस तरह का चमकीलापन जब तक नहीं आएगा आपको प्लेटलेट्स काउंट नहीं किए जा सकते। उसके लिए लाइट का जो जो नॉब है उसको आगे पीछे करके घुमा के देखना होगा। जिस जगह पे आपको इजी विजिबिलिटी हो रही है, अच्छी तरह से प्लेटलेट्स चमकना शुरू हो गए, वहां से फिर आप काउंटिंग शुरू करेंगे। अच्छा जी, कैलकुलेशन के लिए आपको जो डाइल्यूशन बनानी है वो ऑब्वियसली हमने क्योंकि 20 टाइम्स की है, इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपका न्यू बार चेंबर है। ठीक है जी, आपको याद होगा इन जो कॉर्नर वाले जो 4 स्क्वायर्स थे इनमें डब्ल्यूबीसी काउंट किया था हमने। हमको जो एक्चुअली जो काउंटिंग करनी है प्लेटलेट की, वो करनी है वही सिंगल वाला जो सेंटर वाला जो 5 नंबर का जो स्क्वायर है, जिसके अंदर से हमने आरबीसीज भी काउंट किए थे। एग्जैक्टली उसी जगह से हम प्लेटलेट्स भी काउंट करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगेन वो वही तरीका होगा, फर्स्ट, फिफ्थ, 13, 21 एंड 21 जो स्क्वायर है उसके अंदर आप काउंटिंग करेंगे और उसको फिर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो 1:20 की डाइल्यूशन होगी, उसको डिवाइड करेंगे आप अच्छा ये स्क्वायर्स बता रहे हैं इसको, लार्ज सेंटर स्क्वायर्स, उनकी 25 सब डिविजन है, मीडियम इनके अंदर फर्दर से 16 स्क्वायर्स हैं। ठीक है जी, और आपने इसमें से फर्स्ट 5 स्क्वायर्स लेने हैं जिसके अंदर आपने काउंटिंग करनी है। अच्छा जी, इसके बाद फिर सॉरी शायद मैंने इसको बंद कर दिया।
अच्छा, ये आ गए आपके पास आरबीसी के चेम्बर्स। इसके बाद से ये देखिए 16 चेम्बर, इसके अंदर आपने काउंटिंग करनी है। इसके बाद फिर आप आगे चलें। अब ये प्लेटलेट्स आपको इस तरह के नजर आएंगे। काउंटिंग करने का तरीका बता दिया। कैलकुलेशन आपकी जो है वो किस तरह से होगी, प्लेटलेट के काउंट को एन रहने देंगे। डाइल्यूशन फैक्टर और जो आपका जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है उसके साथ आप इसको करेंगे। डाइल्यूशन फैक्टर 20 का है, ठीक है, और ऊपर से जो वॉल्यूम होगा वो आपका 40 का नहीं, कितने का बन रहा है, जी, एरिया ऑफ 5 स्मॉल स्क्वायर्स काउंटेड, ये इतना आ रहा है, ठीक है जी। डेप्थ जो है वो 0.1 है, वॉल्यूम 0.02 क्यूबिक मिलीमीटर बनती है। आप या तो इस तरह से कर लें कि जी 20 डिवाइड बाय 0.02 कर लें, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है आपका, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके पास जो है ये डाइल्यूटेड ब्लड के साथ आपके पास क्या आ रहा है, n मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। तो आपके पास ये जो अगर टोटल इसको कैलकुलेट करें तो कितना बनता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट, जरा सा कैलकुलेटर खोल रही हूँ। आपको सिंपली ये जो कैलकुलेशन आएगी n मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगी, ठीक है जी, सॉरी 1000 आ जाएगी। किस तरह से कि 20 इंटू 100, 20,000 डिवाइडेड बाय, एक मिनट है, दोबारा से कर लेते हैं, 20 इंटू 100, सॉरी 20 इंटू 100 2000, 2000 को डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, ठीक है, तो ये आपके पास 1000 आ गया। अगर आपने इसको n मल्टीप्लाइड बाय 1000 लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ कैलकुलेट करना है, मतलब ये जो प्लेटलेट्स काउंट करेंगे, और प्लेटलेट्स काउंट करने के बाद फिर आप इसको जो है यहाँ पे जो टोटल आ रहा है आपके पास जो 5 स्क्वायर्स के अंदर, उसको टोटल करके आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी आपकी, बॉक्स 1 की रीडिंग प्लस बॉक्स 5 की बॉक्स 5 की, फिर प्लस बॉक्स 13, फिर 21 और 25, इनकी जो टोटल कैलकुलेटेड इन तमाम बॉक्सेस में काउंट होके आ रहा है उसको टोटल करेंगे तो वो n आ जाएगा। n को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, यानी n मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो उसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास जो भी नंबर होगा वो आपका प्लेटलेट काउंट बन जाएगा। होप ये चीज आपको समझ में आ गई है। अगर कोई चीज प्रॉब्लम करे तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।